नमस्कार। आज की खबर को हम शुरू करें उसके पहले मैं एक फनकार की कुछ गजल की 4 लाइनें बताना चाहूँगा, उससे ही आपको आज की खबर का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, मुकद्दर आपका है। फिर लाइन पढ़ता हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, मुकद्दर आपका है। और इसके आगे की 2 लाइनें बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, उससे तो आपको मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो ही जाएगा। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था। मेरे कत्ल पे मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरा ख्याल है इन लाइनों से आपको पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। पिछले 3 दिनों से बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। सर्वे अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में उसको छापा कहा जाता है और शुद्ध देसी भाषा में इसको डराना कहते हैं। मीडिया कर्मियों के ऊपर, मीडिया संस्थानों के ऊपर जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाता है कि भैया तुम सरकार के खिलाफ बहुत कुछ कह चुके हो, अब चुप हो जाओ, वरना वरना के आगे डॉट 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 में लगा दो। इस वरना में आप मतलब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। छापे की कार्रवाई क्यों पड़ी? क्योंकि बीबीसी ने अभी कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के 2002 दंगों का जिक्र था। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज हुई, उसको बैन कर दिया गया। हालांकि बीबीसी की तरफ से उसके नीचे एक पट्टी दी गई थी कि इसको हमारे भारत के किसी भी कर्मचारी ने नहीं बनाया है, मगर सरकार को लगा कि ये प्रोपोगंडा है, ये भारत सरकार के खिलाफ बनाई गई है, इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। बैन कर दिया गया। उसकी चर्चा हुई, विपक्षी पार्टियों ने इसको पत्रकारिता का हनन बताया कि पत्रकारिता के ऊपर हमला है। इस तरीके की चर्चाएं हुई, सरकार ने उसको बैन कर दिया और उसकी उस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा पूरे विश्व में हुई। मामला यहीं तक था तो खत्म हो जाना था, कोई बात नहीं थी, बात आगे चलती रहती। सरकार ने पिछले 3 दिनों पहले जब इनकम टैक्स की बीबीसी के दफ्तरों पे, मुंबई और दिल्ली के दफ्तरों पे इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, तो फिर दोबारा से उसी डॉक्यूमेंट्री की चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका खामियाजा अब बीबीसी को भुगतना पड़ रहा है। और बीबीसी को ये पहला संस्थान नहीं है जब सरकार के छापे की कार्रवाई उस पर पड़ रही है। इसके पहले दैनिक भास्कर का गुजरात एडिशन, दिव्य भास्कर, जब कोरोना में उन्होंने खबरें दिखाई थी तो क्या स्थिति हुई थी? कुछ वक्त पहले दैनिक भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़े थे। न्यूज लॉन्ड्री हो, द वायर हो, न्यूज क्लिक हो, इस तरीके से तमाम संस्थानों पर छापे पड़ चुके हैं, लेकिन उन छापों पे क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो इस बार भी क्या होगा अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ना तो इनकम टैक्स की तरफ से जिस वक्त मैं खबर को बना रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियली आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि बीबीसी की तरफ से टैक्स को लेकर गड़बड़ी की जा रही थी, जिसको लेकर के ये छापे की कार्रवाई की जा रही है, मगर ये आधिकारिक बयान नहीं है, सूत्रों से मिली हुई जानकारी है। अब बीबीसी को लेकर ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2013 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था, बीबीसी विश्व का वो संस्थान है जिसकी खबरों को देखकर हम बड़े हुए हैं और बीबीसी की खबरों की विश्वसनीयता रखी जाती है। मगर उसी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है गौरव भाटिया, गनीमत है कि आज उनका जन्मदिन भी है और उनको तमाम तरीके से ट्विटर के ऊपर नवाया जा रहा है कि गौरव भाटिया जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे शिल्पकार हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। गौरव भाटिया जी के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं, कुछ समय पहले ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, तब इसी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो दूसरी पार्टी को कोस रहे हैं। और बीबीसी के लिए बारे में उनका कहना था कि भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन बीबीसी है। गौरव भाटिया जी आप ही के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका कहना है
कि बीबीसी की जो खबरें होती हैं वो सत्य खबरें होती हैं, सत्यनिष्ठा की खबरें होती हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार वो वीडियो सुन लीजिएगा जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, और अगर नहीं हो तो हमें बता दीजिएगा। हमारे ऐसे पत्रकार जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, आप तक पहुंचा देंगे। वैसे तो आपको मिल ही जाएगा, पता आपको भी होगा, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता पर तो मुझे संदेह होता है, क्योंकि जब आप समाजवादी पार्टी में हैं तब आप बीजेपी को गालियां निकालते थे, आज आप बीजेपी में तो समाजवादी को गालियां निकालते हैं, क्योंकि सत्ता का सुख है आपके पास, सत्ता का सुख आप लेना है। आज बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी में बैठे हुए चरण वंदना बीजेपी कर रहे हैं। कल के दिन अगर मान लो बीजेपी की सरकार नहीं आई और आप किसी तीसरी पार्टी में जाते हैं, तो आप आज जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की चरण वंदना कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, कल के दिन आप इनको भी वही काम करेंगे जो आज आप समाजवादियों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि बीबीसी के बाद किसका नंबर? बीबीसी का तो नंबर आ गया, अब कौन जाएगा अंदर? क्या वो पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब उनका नंबर है? या यूट्यूब के पत्रकार है जिनके ऊपर की अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? कि यूट्यूब के पत्रकारों के ऊपर ऐसा नजर आ रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर यूट्यूब के वो पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, उनके यूट्यूब चैनलों के ऊपर स्ट्राइक लगाई जा सकती है। क्योंकि यूट्यूब का एक नियम है, अगर आपको 3 स्ट्राइक लग जाती है तो आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। चाहे आपके सब्सक्राइबर 5000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल जाती है तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। अब इस लाइन की किरकिरी में जो सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए पत्रकार हैं, वो रवीश कुमार हो सकते हैं, अजीत अंजुम हो सकते हैं, संजय शर्मा हो सकते हैं, विशाल शर्मा, से तमाम पत्रकार हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए। तो बीबीसी के बाद क्या अब इन पत्रकारों का नंबर है? क्योंकि सरकार का जो आईटी का सर्वे है वो कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि भैया अब तुम समझ जाओ, हमने बीबीसी को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या औकात है, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने पहले बताया था कि सर्वे आईटी का सर्वे है, अंग्रेजी में इसको सर्वे कहा जाता है, हिंदी भाषा में इसको छापा कहते हैं और शुद्ध देसी भाषा में डराना कहते हैं। तो स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसी पत्रकारिता करते हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं, ऐसे न जाने कितने छापे, कितनी तरीके की परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, ऐसे तमाम लिस्ट उन पत्रकारों की है जो लगातार इस तरीके की प्रताड़ना झेलते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही की बात है, उत्तर प्रदेश से एक पत्रकार, केरल के पत्रकार रिहा हुए हैं जो हाथरस कांड में कवरेज करने आ रहे थे। मात्र 5,000 रुपए के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनकी रिहाई हुई है जाकर के, और करीब करीब 2 साल से ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है। तो भारत में अब पत्रकारिता करना, सच की पत्रकारिता करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो ये ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि भारत में सरकार से सवाल करना मुश्किल काम है। सरकार की गोद में बैठ करके जो पत्रकार हैं वो तो बड़े खुश नजर आते हैं। ऐसे ही एक और भी पत्रकार है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के एक नेता की दिल्ली में पार्टी थी, वहां पर वो पत्रकार पहुंचे तो अपने 6 बॉडीगार्ड के साथ थे। ये वही उन्हीं पत्रकार की बात कर रहा हूं जो नोटबंदी के वक्त में 2000 के नोटों में चिप ढूंढा करते थे। क्या पता शायद उनके सिक्योरिटी गार्ड है, कभी उनसे सवाल पूछते होंगे कि साहब क्या 2000 के नोटों में चिप है क्या? ये वही पत्रकार हैं जिनको 6 बॉडीगार्ड लेकर के घूमने की जरूरत पड़ती है। अगर सच में पत्रकारिता करते होते तो चौधरी साहब आपको 6 बॉडीगार्ड लेने की जरूरत ना पड़ती, आपको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत ना पड़ती। सच की पत्रकारिता करना आज के दौर में मुश्किल काम हो गया है। चंद पत्रकार ही हैं जो आज के दौर में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सवाल पूछे जाते हैं, ना कि अपने लिए सवाल पूछे जाते हैं। अगर आज आप सवाल सरकार से पूछेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सही, अच्छी तरीके से चलेगी, अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।